नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटों में 1684 नए मामले, 37 और लोगों की मौत। पालघर पर जारी है सांप्रदायिक राजनीति, कहना है निखिल वागले का। क्या असर होगा लॉकडाउन का मध्यम वर्ग पर? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23,077 हो गई है, जिसमें से 4,749 लोगों को ठीक किया जा चुका है और इस खबर के पढ़े जाने तक 718 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस तरह इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,610 है। पिछले 24 घंटों में यानी 23 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 24 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1684 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बीते दिन में 491 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। इस तरह कुल सक्रिय मामले 1156 नए मामले जो हैं वो जुड़ गए हैं। आईसीएमआर द्वारा आज 24 अप्रैल सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कल 5,41,789 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 41,247 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही की गई है। देश भर में सबसे अधिक नए मामले 4 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 778 नए मामले आए हैं और वहां कुल संक्रमितों की संख्या 6,430 हो गई है। गुजरात से 217 मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2,624 हो गई है। दिल्ली से 128 मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2,376 हो गई है और मध्य प्रदेश से 107 मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या 1,699 हो गई है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से 42 और मामले सामने आए हैं, राजस्थान से 74, उत्तर प्रदेश से 61, पश्चिम बंगाल से 58, तमिलनाडु से 54, पंजाब से 26, जम्मू कश्मीर से 20, कर्नाटक से 18, तेलंगाना से 15, हरियाणा और बिहार से 10 मामले, केरल से 9, उड़ीसा से 7, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 4-4 मामले, उत्तराखंड और असम से 1-1 मामला सामने आया। महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर पालघर शहर के पास गढ़चिनल गांव में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की दुखद विलाप करते हुए लिंचिंग हुई। इस पर राजनीति भी काफी सक्रिय है। आखिर वहां हुआ क्या था और किस तरह से फेक न्यूज के जरिए इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, बता रहे हैं निखिल वागले। आइए सुनते हैं उन्हें। इस पूरे मामले को कोई धार्मिक कलर नहीं है, कोई जातिवादी कलर नहीं है और शायद कोई पॉलिटिकल कलर भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ देखिए, बीजेपी के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हुए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा या आरएसएस के एक कद्दावर नेता सुनील देवधर, जो नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस का और बीजेपी का प्रचार कर चुके हैं और जिनके ऊपर त्रिपुरा की भी जिम्मेदारी थी, इन दोनों ने ट्वीट करना शुरू किया कि इसमें कम्युनल एंगल है, इसमें सीपीएम के लोग शामिल है, क्योंकि ये सीपीएम का गढ़ माना जाता था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। जिन्होंने लिंचिंग किया उसमें गांव वाले शामिल थे, आसपास के गांव के भी कुछ लोग शामिल थे। पुलिस ने आज तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों के नाम भी बुरी तरह से पब्लिक कर दिए हैं। इसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। देखिए हमारे समाज के ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि हम लोगों को इसमें मुसलमान नहीं है ये साबित करने के लिए लिंचिंग में शामिल जो गिरफ्तार लोग हैं उनके लिस्ट पब्लिश करने पड़ रहे हैं। ये हालत है हमारे समाज की, ये हालत है महाराष्ट्र की। लेकिन बात यह है कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि इसमें सीपीएम के लोग शामिल है, क्योंकि ये सीपीएम का गढ़ था। ये जरूर बात है कि ये पूरा डहाणू का जो इलाका है वो एक जमाने में सीपीएम का गढ़ था। वहां किसान सभा के कार्यकर्ता है, वहां आज भी इस इलाके में सीपीएम का एमएलए है। लेकिन सच बात यह है, इस लिंचिंग के साथ सीपीएम के किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी लेना देना नहीं था। फिर भी बीजेपी के समर्थकों ने व्हाट्सएप पर
सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम पब्लिश किए और कहा कि ये कार्यकर्ता जिम्मेदार है। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जिस गांव में ये लिंचिंग हुआ है उस गांव की पंचायत बीजेपी के कब्जे में है और गांव की जो सरपंच है चित्रा चौधरी, वो भी बीजेपी की कार्यकर्ता है। तो ये राजनीति करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं सीपीएम को और उनका दूसरा टारगेट है एनसीपी के कार्यकर्ता। एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी मौके पर जरूर थे, लेकिन वो पुलिस के साथ आए थे और वो इन 3 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो मॉब था, उस मॉब ने चौधरी की कुछ भी नहीं सुनी। जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको ही बीजेपी वाले टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि पालघर लिंचिंग को एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, क्योंकि उनको लगता है पालघर लिंचिंग के पीछे छिपकर ये सारे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना बना सकते हैं। इसके पहले 8 दिन पहले पिछले हफ्ते बांद्रा की घटना हुई थी। बांद्रा के बाद पालघर की लिंचिंग की घटना हुई है, जिसमें कम्युनल कलर कुछ भी नहीं है, फिर भी बीजेपी वाले सीपीएम को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या फिर एनसीपी को टारगेट कर रहे हैं। आज वहां हालात ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी के पास पूरा मामला सौंप दिया है और सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। मेरा कहना यह है कि आप खोजिए, किसी भी लिंचिंग के केस को खोजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। अफवाहों के आधार पर लिंचिंग की पूरी कहानी शुरू होती है। और मेरा सवाल यह है, पिछले साल मैंने एक वीडियो भी बनाया था न्यूज क्लिक के लिए, उसने भी मैंने यही सवाल पूछा था, अफवाहों की ये राजनीति किसने शुरू की है? आपको मानना पड़ेगा ये सारी राजनीति बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के समर्थकों ने, मोदी जी के भक्तों ने और जो हिंदुत्ववादी राजनीति करना चाहते हैं, इन सारे लोगों ने शुरू की है। लॉकडाउन से एक तरफ जहां देश की गरीब और वंचित वर्ग परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग पे भी इसके असर देखने को मिलेंगे। इस बात पर अपनी बात रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ऑन इंडिया। आइए सुनते हैं उन्हें। मिडिल क्लास को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, सबसे गरीब जो 20% हैं उनसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस लॉकडाउन से। मैंने कहा कि आपको लगेगा कि भाई साहब अभी क्या बात कर रहे हैं, हमने देखा कि गरीब कैसे अपने घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, किस तरीके से बहुत लोग मर गए, कितने भूखे लोग हैं, रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। 2018 में भारत की जो आबादी थी वो लगभग 135 करोड़ थी और इसका मतलब है लगभग 27 से 28 करोड़ हमारे देश में परिवार थे, यानी कि हाउस होल्ड थे। और उसमें से अगर मैं देखूं तो 26.5 करोड़ परिवारों के पास काम था, क्योंकि 2016 का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सरकारी डेटा है उसमें हमें पता चलता है कि 5% ऐसे लोग हैं हमारे देश में, लगभग 1.5 करोड़ परिवार जिनके पास कोई काम नहीं था। और याद रखिए कि लगभग 40 करोड़ कामगार हमारे देश में है, तो 40 करोड़ कामगार 26.5 करोड़ घरों में। लेकिन हम अगर सिर्फ सैलरीड लोगों का देखें तो औसतन एक परिवार में 1.3 लोग सैलरीड काम करते हैं, जिनको सैलरी या वेतन मिलता होगा। तो हम देखते हैं कि 2018 में ये जो 26.5 करोड़ परिवार हैं, जिसमें 40 करोड़ परिवारों के लोगों के पास नौकरी थी या काम था, उनमें से सिर्फ 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है। 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया है। अब मैं अगर इसको 1.3 जो मैंने कहा कि एक परिवार में लगभग 1.3 लोग काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 4.2 करोड़ परिवारों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ होगा। अब आप देखिए, औसतन 30 से 60 हजार रुपए महीने फैमिली इनकम, मतलब परिवार, एक आदमी का नहीं, परिवार का औसतन इनकम
ऐसे लोग 2.3 करोड़ ने इनकम टैक्स फाइल किया है। 2.3 करोड़ यानी 2,30,00,000 फैमिली में। इसको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि 30,000 से कम जिनका दिल्ली जैसे शहर या किसी भी बड़े शहर में, और वहीं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, इनकम हो, फैमिली इनकम, उसको आप मिडिल क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता है, उनके खाने का खर्चा है, बच्चों के स्कूल का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन का खर्चा है, पानी का बिल है। ये सब आप ले लीजिए। 30,000 रुपये महीने से ऊपर जिनका फैमिली इनकम हो, एक आदमी का सैलरी नहीं, फैमिली इनकम हो, उसी को आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। और ये कुल 8% परिवार हैं। अब मैं लेता हूं जो थोड़े अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका सैलरी 75 से 1 लाख रुपए महीना है, मैनेजर लेवल के लोग हैं। ऐसे सिर्फ 90 लाख लोग, 90 लाख होंगे परिवार हमारे देश में जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा। यानी कि 3% परिवार ऐसे हैं जिसको हम अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। तो मैं अगर मिडिल क्लास ले लूं तो 8 और 3 लगभग 11% हमारे देश के जो परिवार हैं, जो कि लगभग आप देख लेंगे 3.2 करोड़ के आसपास आएंगे, या 3.3 करोड़ के आसपास परिवार आएंगे हमारे देश में। इनको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जिनको मैं कहूँगा जो गरीब लोग हैं, जिनका इनकम आप सोच लीजिए कि 7,500 महीने से कम है। ये घर चलाना बहुत मुश्किल है 5 लोगों के साथ। 7,500 में आप जानते हैं जो आपके घर में काम करने आते हैं उनको भी 2-3 घर में काम करके इतना पैसा मिलता होगा, और उससे भी वो गरीब ही रहते हैं। ऐसे कामगार जितने हैं वो लगभग मैं कह सकता हूं कि 2020 में 13 करोड़ ऐसे परिवार हैं हमारे देश में जो जिनका फैमिली इनकम 8,500 से कम है। तो आप सोच लीजिए कि 13 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है ना। 13 करोड़ ऐसे लोग हैं। और हम जानते हैं कि सरकार ने भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का बात किया है, तो वो भी मानती है कि 80 करोड़ लोग तो हमारे देश में गरीब है। खैर, एक और मैं डेटा ले लेता हूं, और यह है नाबार्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, और इसको 2017 में किया गया था। इसमें जो ग्रामीण परिवार हैं उनका इनकम लिया गया था। 2017 में ग्रामीण परिवारों का औसत इनकम, औसत आय सिर्फ 8,059 रुपए थे। आज के डेट में 30% ग्रामीण जो परिवार है उनका इनकम महीने का 4,000 रुपए से कम है। अब आप देखिए कि कोरोना वायरस पैकेज में इन लोगों को क्या मिला हुआ है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त का आटा या चावल, साथ में लगभग 8.3 करोड़ औरतों को, वो आप देख लीजिए कि अगर हम परिवार देख ले तो 8 करोड़ परिवार होगा, 7.5 करोड़ परिवार होगा फ्री एलपीजी। साथ में कोरोना वायरस पैकेज में पीएम किसान के अंतर्गत 8 करोड़ 69 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपए का इंस्टॉलमेंट जल्दी मिला है अप्रैल में, जो जून के एंड में मिलने वाला था। 19.6 यानी कि 19 करोड़ 60 लाख ऐसे महिलाएं हैं जिनके जनधन अकाउंट है, उनको 500 रुपए 3 महीने तक मिलने वाले हैं। 3 करोड़ विधवा हैं, डिसेबल्ड हैं या सीनियर सिटीजन हैं जिनको भी 500 रुपए मिलेंगे। अब आप देखिए, इनको मैं टोटल कर लूं तो सोचिए कि 80 करोड़ में से आधों को ही सिर्फ मिलेगा, 40 करोड़ को, बाकी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। एलपीजी जो ये कह रहे हैं 8 करोड़ से ज़्यादा घरों में जाएगा, आप सोच लीजिए कि 4 करोड़ घरों में जाएगा, 5 करोड़ घरों में जाएगा। तो कुल अगर हम देख ले, लगभग कम से कम 5 से 6 करोड़ घरों को इस वक्त 2,000 रुपये मिलेंगे, साथ में 500 रुपये मिलेगा जनधन अकाउंट से। हो सकता है घर में विधवा माँ हो या पेंशनर बूढ़े पिता हो तो 500 रुपये और आ गए, 3,000 रुपये यहाँ पे हो गए। साथ में एलपीजी फ्री आ रहा है, और लगभग हर परिवार को 20 से 25 किलो मुफ्त का अनाज, 1 किलो दाल मिल रहा है। और ये सिर्फ सेंटर से, साथ में बहुत सारे स्टेट सरकार गवर्नमेंट्स ने भी पैसे दिए हैं, केरोसिन दिया है, मोमबत्तियाँ दिए हैं, सब्जियां बांटी जा रही कई जगहों पे। तो ये सब आप अगर जोड़ के देखें
तो ये जो सबसे गरीब 20% लोग हैं, उनकी जितनी आय थी काम करके, उतना ही आय या उनसे ज्यादा आय आज है लॉकडाउन के अंडर। लेकिन मिडिल क्लास, जिसको मैंने अभी बात की, आप जानते हैं कि बहुतों की नौकरी गई है, बहुत लोगों को फरलो पे भेजा गया है, कहा गया है कि आप छुट्टी ले लीजिए, आपको इस वक्त सैलरी नहीं मिलेगी। पे कट यानी कि जो सैलरी दिया जा रहा था, बहुत लोगों का सैलरी 20, 30, 40% काट दिया गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जहां पे लोगों को कहा गया है कि आप घर पे बैठिए, 3 महीने बाद आ जाइएगा। ईएमआई पर रोक लगी है 3 महीने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बाद में। ऐसे बहुत लोग हैं मिडिल क्लास में जिन्होंने कार लोन, बाइक लोन, ईएमआई पर घर, ये सब ले रखा है, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई भी सैलरी नहीं है, या सैलरी कम हो गया है, या जो छोटा मोटा कारोबार करते थे, जिनका एक छोटा दुकान है या कोई कहीं पे कोई ट्रेड करते हैं, ऐसे लोगों का ये पूरी आमदनी ठप हो गई है। इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। आप समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे कारोबारी हैं, छोटे बिजनेस के लोग हैं, जिन्होंने अपने सब लोगों को नौकरी से नहीं निकाला। आधे लोगों को निकाला होगा, आधे लोगों को छुट्टी पे भेजा होगा, लेकिन आधे लोगों को आज भी पैसे दे रहे हैं। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोन लेके पैसे दे रहे हैं, या अपना जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ था उससे निकाल कर पैसे दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो इस वक्त फंसे हुए हैं, और हालत और भी बुरी होने वाली है, ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों ने कहा है कि इस साल हम कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, या इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे, सैलरी कट होने वाली है। तो आप देखिए कि मिडिल क्लास क्या करती है। मिडिल क्लास शाम को टीवी पर हिंदू मुस्लिम का खेल देखती है। उनको लगता है कि अरे ये तबलीगी वालों ने ये सब किया है, सब तो बिल्कुल ठीक था। वो खुश होते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा जाता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल बेकार है। अब लीजिए, इसी हिंदू मुस्लिम के खेल में आपका पैसा गया, आपकी नौकरी जा रही है, आपको सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। न्यूज़ क्लिक की डेली राउंड अप में बस आज इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।